नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी के जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड एक वीडियो डाल दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आज की हमारी जो वीडियो है यह वर्ण विचार से रिलेटेड है। तो आज की हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो वर्ण विचार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जो ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर लघुत्तम इकाई या फिर सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। जब आप छोटी क्लासेज में होंगे आपने पढ़ा भी होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो ये आपने जो हिंदी है वो बहुत पहले वाली क्लासेज में पढ़ रखी है, लेकिन अब हम जो हिंदी है वो HSSC के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि HSSC क्या क्वेश्चन पूछता है, और हमें सिर्फ हम 2 सेकंड में HSSC में जो हिंदी पूछी जाती है उसके आंसर देंगे। तो वर्ण का आपको पता चल गया है। और बहुत बार है ना, जो एग्जामिनर होता है वह परिभाषा को ही दे देता है, तो आपको जो भी मैं परिभाषा करवाऊँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेनी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बहुत बार परिभाषा ही पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जो वर्ण है उसको आगे चलकर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्वर और सेकंड है व्यंजन। आपको पता है स्वर क्या होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध गति से कर लिया जाता है। निर्बाध गति यानी कि बिना किसी रुकावट के कर लिया जाता है, तो उसे हम स्वर बोलते हैं। और जो हमारे स्वर हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक हर्षव स्वर, एक दीर्घ स्वर। हर्षव का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो अर्थात हर्षव स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम मात्रा का समय लगता है, वो होते हैं हर्षव स्वर जिनकी संख्या 4 होती है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा मात्रा का समय लगता है। तो ये आपको मैं आगे चलकर भी बताऊंगी हर्षव स्वर दीर्घ स्वर क्या होते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर किन्हें कहते हैं। तो स्वरों ने कहते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, जो निर्बाध गति से जिनका उच्चारण होता है उसे स्वर कहा जाता है। आगे जो हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन पूछी जा सकती है वो है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन कहते हैं जिन ध्वनियों से का उच्चारण करते समय हमें किसी प्रकार की रुकावट होती है। देखो, स्वर में हमें कोई रुकावट नहीं होती है, लेकिन जो हमारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण करते समय हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम केवल अकेले व्यंजन को बोलें तो हमसे व्यंजन नहीं बोला जाएगा, हमें रुकावट पैदा होगी। लेकिन हम स्वर की हेल्प ले लें तो जो हमारा व्यंजन है वह अच्छे तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो डेफिनेशन है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि स्वर हिंदी में कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो स्वर आपको पता चल गया है जिनका उच्चारण करते समय रुकावट पैदा ना हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर के आगे चलकर 2 टाइप होते हैं, हर्षव स्वर, और हर्षव स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। और जो हर्षव स्वर है उनकी संख्या कितनी है, वो है 4। ए, ई, उ, री, ये 4 जो स्वर है ये हमारे हर्षव स्वर है। इनको बोलने में कम मात्रा का समय लगता है। जैसे ए बोलने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। ई यानी कि छोटी वाली ई जिसको हम हर्षव ई बोलते हैं। उ और री, इनको बोलने में कम मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हर्षव स्वर या फिर मूल स्वर कहा जाता है। और जो इनकी संख्या होती है वह 4 होती है। ठीक है, और जो हमारे दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चलकर संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो जो संधि को विच्छेद करने में हमें जिनकी सहायता पड़ती है वो होते हैं, जो दीर्घ स्वर है वो 7 होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे 7 स्वर होते हैं। और टोटल हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी भाषा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी
वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में हर्षव स्वर कितने होते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। और आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी है, ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, वो हमारे 11 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं, तो वो हमारे 10 वर्ण हैं। जो उच्चारण करते टाइम हम री का प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए जो री है इसको उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा बस कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जो स्वर है, स्वर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैं ये ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं, और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम स्वरों की सहायता ना लें तो हमें रुकावट पैदा होती है, उसी को हम व्यंजन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, वो हमारे 25 होते हैं। ध्यान रखना, हमारे स्वर होते हैं 11 और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। कै से लेकर मैं तक जो स्वर, जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ग है वो 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। और जो कवर्ग है, कवर्ग में और हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, ये भी आपने सुना होगा और ये आपको ध्यान रख लेना है। जो व्यंजन है, व्यंजन में 5 तो वर्ग होते हैं और उन 5 वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। और 5 5 25 होता है, 5 गुना में 5 = 25। तो ये हमारे कितने व्यंजन हो जाएंगे, 25 व्यंजन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रख लेना है कौन कौन से व्यंजन हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। आगे जो होते हैं वो होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन की जो हमारी संख्या है वह हमारी 4 होती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से है वो, य, र, ल, व, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इनकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण या फिर गर्म वायु बाहर निकलती हो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जो श, 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 ह, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। जो ये वाला स है इसको बोलते हैं तालव्य स, जो ये वाला श है इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, और जो ये वाला स है इसको बोलते हैं दंती सकार श। और जो है का जो हमारा उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे अक्षय, त्रय, जय और श्रेय। बहुत से जो स्टूडेंट है जय को बोलने में गलती करते हैं, इसको बहुत से स्टूडेंट जो बोलते हैं वो ज्ञ बोलते हैं, अज्ञ। यह अज्ञ नहीं होता है, यह जय होता है, आपको आज पता लग जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप इसको अज्ञ नहीं बोलोगे बल्कि जय बोलोगे। ठीक है, जो हमारा अक्षय है, अक्षय किन किन से मिलकर बनता है, यह बनता है क और श और अ, इनसे मिलकर बनता है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। जो हमारा त्र है यह त, र और अ से मिलकर बनता है। और ये ध्यान रखना, ये जो सभी अक्षर हैं ये आधे हैं। ठीक है, और जो हमारा जय है ये जय और न और अ से मिलकर बनता है। और जो हमारा स्र है ये स, र और अ से मिलकर बनता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको ज्ञ नहीं बोला जाता है, इसको जय बोला जाता है। देखिए, हम बोलते हैं विज्ञान, लेकिन वह विज्ञान नहीं होता है, वह होता है विज्ञान। जो संस्कृत के या फिर जो हिंदी के बेस्ट टीचर है वो आपको कभी भी विज्ञान कहते हुए नहीं सुनेंगे, वो हमेशा आपको कहते हुए सुनेंगे विज्ञान। जैसे वैज्ञानिक होता है वो वैज्ञानिक नहीं होता, वो वैज्ञानिक होता है। ठीक है, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे शब्द हैं वो है अयोगवाह। अयोगवाह का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। अ का मतलब होता है बिना, योग का मतलब होता है जोड़, और वाह का अर्थ होता है वहन करना या फिर प्रदान करना। तो ये अयोगवाह शब्द कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं, एक होता है हमारा अंग और एक होता है हमारा अ।
जिस या फिर अनुस्वार और विसर्ग। देखिए यहाँ पर जो ये बिंदी लगी हुई है इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और जो ये पीछे दो डॉट लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में विसर्ग। ठीक है, तो ये हमारे अयोगवाह शब्द होते हैं दो, एक होता है अनुस्वार और जो सेकंड होता है वह हमारा होता है विसर्ग। ठीक है, और आपको ये भी देखना है इनका जो सिंबल है वो क्या है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है उत्सिक्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। इनको जिनके नीचे मुक्ता चिन्ह लगा होता है जैसे ड और अड, ये हमारे होते हैं मुक्ता चिन्ह वाले उत्सिक्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, आगे है आगत वर्ण। आगत वर्ण का अर्थ क्या होता है? कहीं से आए हुए। आगत का मतलब कहीं से आए हुए। ये वो शब्द है जो दूसरी भाषा से आए गए हैं, जिनके पीछे ज और फ ये डॉट लगा हुआ मिलता है ना आपको, ये हमारी दूसरी भाषा से लिए गए वर्ड है। ठीक है, आगे है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। ये आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? वो 12 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे अनुस्वार। अनुस्वार आपको पता होना चाहिए, जिसके पीछे ऐसे, जिसके ऊपर ऐसे बिंदी लगी हुई होती है वो अनुस्वार शब्द होते हैं। जैसे अंगना, और जो अंगना शब्द है, अंगना शब्द का जो उच्चारण है वह केवल नाक से होता है, यानी कि जो अनुस्वार होते हैं उनका जो उच्चारण है वह सिर्फ नाक से होता है। आगे है अनुनासिक, जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा होता है, ये इनका उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से होता है। और आगे है निरनुनासिक, जैसे दिन रात, इनका जो उच्चारण है वह केवल मुख से होता है। तो ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं और ये सब ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे है श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। आपको ये ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो हमारे वर्ण के भेद हैं 2। वो कौन कौन से हैं? एक है अल्प प्राण और सेकंड है महाप्राण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राण का अर्थ क्या होता है। जो प्राण है, प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है, और अल्प का अर्थ होता है कम, यानी कि जो कम वायु में बोले जाए उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण, और जो जिनको बोलते समय हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, अब हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण जिनको बोलते समय कम वायु हमारे मुंह से निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिनको बोलते समय हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। देखिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। मैंने किसी भी वर्ग का बोला है, और पीछे इसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि हमारे टोटल वर्ग कितने हैं? 5 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हैं। और इन 5 वर्गों में से पहला, तीसरा और जो 5वां अक्षर है वो हमारे अल्प प्राण हैं, और जो दूसरा और जो चौथा अक्षर है वो हमारे महाप्राण हैं। ये आपको देख लेने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो अल्प प्राण में अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं य, र, ल, व, ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं स, श, श, ह, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको ध्यान रख लेना है, ये श्वास की मात्रा पर वर्ण के भेद हैं। और जो अब पढ़ रहे हैं ये स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद हैं, वो भी हमारे 2 हैं। एक है अघोष, एक है सघोष। घोष का आपको पता होना चाहिए, घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। देखिए, किसी भी वर्ग का पहला और जो दूसरा अक्षर होता है वो होते हैं अघोष, और जो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर होता है वो होते हैं सघोष। ठीक है, और श, श और श, ये जो तीनों श हैं, दंती, तालव्य और ये दूसरे वाला, इसको भी क्या, मूर्ध वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? अघोष में ये आते हैं। ठीक है, और जो हमारे आगे हैं जैसे अंत्यस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, और जो ये है ये हमारा सघोष में आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है, जो यह है और जो वह है इन दोनों को अर्ध स्वर बोला जाता है। ठीक है, और जो र है, र को लुंठित या फिर परकंपित वर्ण बोला जाता है, और ल को पार्श्विक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, पार्श्विक का अर्थ होता है पास से गुजर कर। तो जो ल जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जीवा है वह मुर्दा के पास से टच होकर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं, उच्चारण स्थान देखते हैं।
उच्चारण स्थान देखते हैं। देखिए आपको ये ध्यान रख लेना है, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी ये वाली। आपको ये ध्यान रख लेना है, अकुहु विसर्ग, इचुयस तालु, रिटुरस मुर्दा, तुलस दंत और उपु ओष्ठ, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अ से अ और आ, क से क वर्ग और है से है, और जो ये हमारी विसर्ग है, देखिए ए आ क वर्ग है और जो हमारी विसर्ग है, इनका जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, आगे है इचुयस, यानी कि ई और ई और च वर्ग और य और श। देखिए य और श, इनका जो उच्चारण होता है वह हमारे तालु से होता है। इनको ना अपने ना नोट डाउन करके ध्यान रखना है, नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, आगे है रिटुरस, रिटु यानी कि री और ट वर्ग और रै और स, इनका जो उच्चारण है वो मुर्दा से होता है। ठीक है, आगे है तुलस, यानी कि जो त वर्ग है और ल है और स है, इनका जो उच्चारण है वह दंत से होता है। आगे हमारा उपु यानी कि ओष्ठ, जो ऊ से ऊ और पै वर्ग। देखिए हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सीरीज वाइज यहाँ पर हैं। तो हर एक जो वर्ग है यहाँ पर मेंशन हो गया है, और कुछ अलग व्यंजन भी यहाँ पर व्यंजन और स्वर मेंशन हो गए हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है, इनका उच्चारण स्थान ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे ए और ए, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालु दोनों से होता है। अब आप ये कहोगे कैसे होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा ए है, ये किसके बनकर मिलकर बना होता है, ये बना होता है अ और ई से मिलकर बना होता है। और जो हमारा ए है ये अ और ई से मिलकर बना होता है। और अभी मैंने आपको बताया जो अ है, देखिए ये वाला अ और ये वाला ई, ये अ मिलकर बना होता है कंठ से और ई मिलकर बना होता है तालु से। तो जो हमारा ए है ये हमारा कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। इसी प्रकार से ओ है, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, और जो व है वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, और किसी भी वर्ग के जो ये सबसे लास्ट वाले वर्ण होते हैं, किसी भी वर्ग के जो सबसे लास्ट वाले वर्ण होते हैं, इनको हम नासिकीय बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, और जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो पुराने वाले हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।